अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है पैनिक डिसऑर्डर। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर की ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। एक्चुअली इस वीडियो के दो पार्ट बनेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पार्ट 1 में हम बैकग्राउंड हिस्ट्री को और इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड पार्ट के अंदर इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसके काजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, हम इस पर बात करेंगे। अब ये पार्ट 1 है हमारा और इसमें हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड पैनिक डिसऑर्डर कैसे एक आए अंदर डिस्कशन, और इसका मतलब क्या है। अगर हम बात करते हैं वर्ड पैनिक की, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, PAN, पैन से निकला है, जिसका मतलब है वाइल्ड और शेफर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि काज करता है इरेशनल फियर्स को, और उसके कुछ आगे क्राइटेरियाज हैं, वी विल डिस्कस। इसका क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं। क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू में अगर हम बात करें अर्ली हिस्ट्री की, अर्ली हिस्ट्री में पहले आते हैं एंशियंट ग्रीक्स और रोम्स। तो इस पे बात जो की थी वो हिपोक्रेट्स ने और गैलन ने सबसे पहले नोटिस किया था कि ये एक ऐसा सडन फियर है जो बॉडीली सिम्टम्स या सेंसेशंस काज करता है। लेकिन तब उन्होंने ये चीज़ को क्लासीफाई नहीं किया था कि क्या ये एक डिसऑर्डर है या नहीं है। इसके बाद अगर मिडल एजेस की हम बात करते हैं तो उसमें ये चीज़ बताई थी कि मोरल फेलिंग्स, इसको एक मोरल फेलिंग्स का नाम दिया गया था, और ये बताया गया था कि ये सडन इमोशनल चेंजेस होते हैं जो स्पिरिचुअल एफ्लिक्शंस के बाद नज़र आते हैं। थर्ड पे अगर हम बात करते हैं इनलाइटनमेंट की, यानी कि 18th और 19th सेंचुरी की, तो इसको एज अ नर्वस डिसऑर्डर डिस्क्राइब किया गया था। फिजिशियंस ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि ये एक क्या होता है कि सडन एपिसोड्स आते हैं, किसके, फियर के और बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशंस के, लेकिन इसे सोमैटिक इशू के तौर पे मंजर आम पर लेकर आते हैं। और इसको ये भी कहा गया था कि शायद ये एक लिंक करती है चीज़ के जिस पर्सन में ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी नर्व्स बहुत ज़्यादा वीक हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जो कि 19th और 20th सेंचुरी का एक बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट और डिवास्टेटेड चेंज की तरफ मूव करता है, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है सिगमंड फ्राइड का। वो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, और सिगमंड फ्राइड ने ये चीज़ पे बिलीव था उनका कि पैनिक डिसऑर्डर जो है एक एंजाइटी न्यूरोसिस है, क्योंकि हमारे जितने भी अनकॉन्शियस के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं या जो हमारे ट्रॉमास हैं और वो रिप्रेस्ड हो चुके हैं कहीं हमारे पास्ट में, और जो हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में फिक्स्ड रह गए हैं, ये उसकी तरफ रिलेट कर रहा है। अब मॉडर्न साइकेट्रिक क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें, जिसमें DSM-1 और DSM-2 की बात आती है, तो इसमें जो पैनिक डिसऑर्डर हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया था कि एज अ सेपरेट डायग्नोसिस दिया जाए या इनकी कैटेगरीज बनाई जाए। इसको सिंपली एंजाइटी न्यूरोसिस के नाम से ही लेकर चला गया था। DSM-3 की अगर बात करें तो ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज किया गया था पैनिक डिसऑर्डर को एज अ सेपरेट डायग्नोसिस, और इसको मज़ीद क्लैरिफाई और क्लासीफाई भी किया गया था विद सम इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या था कि पैनिक अटैक्स आते हैं, ठीक है, एक पर्सन के अंदर पैनिक अटैक की फीलिंग आती हैं, थोड़ी देर के लिए आती हैं और रिकरेंट होती हैं, और इसको एज अ सेपरेट किया था जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर से। फिर अगर हम करंट पर्सपेक्टिव में यानी कि 21st सेंचुरी में चले जाएं, स्टडीज़ के बाद और रिसर्चेस के बाद ये चीज़ प्रूव की थी कि इसको हम बायो साइको सोशल मॉडल के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बायो साइको सोशल मॉडल क्या है कि जिसके अंदर बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव आता है, जिसमें प्री डिस्पोजिशंस क्या है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, परपेचुएटिंग फैक्टर्स क्या हैं, और इसके बाद एक पर्सन की कितनी ही अपनी जो है सेल्फ के बारे में अवेयरनेस है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है या कोई उसकी हेल्प कर रहा है उसकी एक्सेप्टेंस के अंदर, कि वो ये अपने अंदर चीज़ बिल्ड करे कि येस आई हैव अ प्रॉब्लम। फिर इसमें अगर हम DSM-5 और DSM-5 TR की बात करें तो एज अ सेपरेट पैनिक अटैक और इसके बहुत से स्पेसिफायर्स के साथ क्लासीफाई किया गया था जो आज हम पढ़ते हैं। सो जी, ये थी इसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री।